Hello students, today we are going to learn our Marathi subject, and in this subject the lesson which we are going to learn is seventh one, and the name of the lesson is नातवंड डांस पत्र। यहाँ पे नातवंड डांस पत्र इस आपके पाठ का नाम जो है, इस नाम से आपको ये तो पता चल जाता है कि ये कोई पत्र है, कोई चिट्ठी है, लेटर है। लेकिन नातवंड मतलब क्या? नातवंड मतलब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब आपके अगर दादाजी या नाना नानी है तो उनके लिए आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, आप उनके नातवंड हो। मराठी में मुलाला नातू असं म्हणतात आणि मुलीला नात असं म्हणतात, और ऑल टुगेदर सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को नातवंडे ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर नातवंड को मतलब कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, 2 हो या 3 हो या 4 हो, उनको उनके ग्रैंडफादर लेटर लिख रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लेटर लिखने की वजह से इस पाठ का नाम है नातवंड डांस पत्र, लेटर टू ग्रैंड चिल्ड्रन। इसके लेखक है नंदू नाटेकर। इनका परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। ये भारत के बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं। लिखा है यहाँ पे, हे भारताचे माजी बैडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत। नॅशनल लेवल पर अपने देश के लिए बैडमिंटन में उन्होंने बड़ा काम कर दिखाया है। नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहेत। 15 साल वो भारत के लिए खेले और 100 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स या अलग अलग प्रकार के पुरस्कार उन्होंने जीते हैं। त्यांनी एकूण 6 वेळा मॅन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मॅन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळवून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे। तो बैडमिंटन में ये अलग अलग टाइप्स ऑफ गेम होते हैं। मैंस सिंगल नेशनल चैम्पियनशिप, देन मिक्स डबल ऐसा होता है। मैंस में खाली मेन रह गए, मतलब खाली पुरुष खेलते हैं, और मिक्स डबल मतलब वहाँ पर लेडीज़ भी होती है और मेन भी होते हैं, दोनों मिक्स, दोनों खेलते हैं दोनों तरफ से। तो ये अलग अलग प्रकार के बैडमिंटन के टाइप्स है, उस गेम के प्रकार है, वो ऑलमोस्ट हर गेम में खेले हैं और अलग अलग प्रकार के गेमों में उन्होंने अलग अलग अवॉर्ड्स जीते हैं। 1961 मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे। 1961 में उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार ये खेल में बहुत बड़े कार्य कर जाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। प्रस्तुत पाठातून लेखकाने निसर्ग सानिध्यात केलेले समृद्ध बालपण, बॅडमिंटनची आवड आणि सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश या गोष्टींविषयीचा संवाद पत्ररूपाने आपल्या नातवंडांशी साधला आहे। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पुस्तकातून घेतला है। इस पाठ में लेखक आपको हम लोग अगर नेचर के साथ रहे, नेचुरल ब्यूटी हमें मिलती है इस नेचर से, इस एनवायरनमेंट से, इस एनवायरनमेंट के साथ हम लोग रहे तो हमें क्या फ़ायदा होता है वो बताने की कोशिश की है उन्होंने। तो उनका जो बचपन है वो किस तरीके से नेचर के कनेक्शन में ही रहा हमेशा। बैडमिंटन की उन्हें बहुत ही
बैडमिंटन का उनको बहुत बड़ा शौक़ था और हमेशा ही वो कष्ट मेहनत करने के लिए तैयार रहते थे। और ये मेहनत करके जो उन्होंने एक अचीवमेंट अपने लाइफ में हासिल किया, उसके बारे में वो अपने पोतों से, मतलब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, मराठी में बोलेंगे नातवंड, इनके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबाची पत्रे या पुस्तकातून घेतला आहे। मतलब ये जो पाठ है, आजी आजोबा जो अपने बच्चों के लिए लेटर्स लिखते हैं, उसके लिए खास एक बुक बनाई गई थी। उस बुक में से ये लेटर लिया गया है। Now we are going to understand what Mr. Nandu Natekar as a grandfather want to communicate with his grandchildren. प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जाह्नवी, अनेक आशीर्वाद। लेसन की शुरुआत करते वक्त उन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एक्चुअली ये लेसन मतलब एक पत्र है, लेटर है। तो लेटर के शुरू में हम जिसे भी लेटर एड्रेस करते हैं, लिखते हैं, उसके लिए वहाँ पे एक वर्डिंग्स होते हैं। वो वर्डिंग्स यहाँ पे प्रिय करके लिखा है, क्योंकि ये बच्चों को लेटर लिख रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं डियर, वैसे यहाँ पे प्रिय लिखा है। अगर बड़े होते तो रिस्पेक्टेड लिखते, तो यहाँ पे प्रिय लिखा है। तो प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जाह्नवी, अपने से छोटी उम्र के लोगों को मोस्टली डियर लिखा जाता है। तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लिख रहे हैं। ये 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको अनेक आशीर्वाद कह रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे। कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता है कि तुम चारों के साथ बैठकर जी भरकर तुमसे गपशप लड़ाए, बातें करे। मैंने मेरा बचपन कैसे बिताया ये आपको बताए। माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते ते सांगावे आणि पुस्तकातून, मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आईवडिलांकडून, तुमच्या पणजी पणजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि मैं मेरे स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ रहा था, वो जो मैंने दिन बिताए, वो दिन मेरे कैसे थे वो मैं आपसे बताऊं, आपको कहूं। मैंने मेरे बुक में से, मैंने मेरे दोस्तों से, मैंने मेरे टीचर से क्या क्या और कैसे कैसे सीखा, ये मैं आपको बताऊं। और सबसे इम्पोर्टेंट वो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता से, मतलब तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से, पणजी पणजोबा मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ऐसा मतलब दादाजी के भी पिता और माताजी, उसको पणजा और पणजी ऐसा कहते हैं। तो पणजी पणजोबाकडून मी काय शिकलो, तुमच्या पणजी पणजोबाकडून, मतलब उनके तो माता पिता थे वो, तो उनसे उनको क्या क्या सीखने को मिला, ये सारी बातें मैं आपसे बात करूं, आपको बताऊं। आगे वो कहते हैं, पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतेच असे नाही, म्हणून वाटले कि तुम्हाला हे पत्र लिहावे। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जब प्रत्यक्ष मतलब इन रियलिटी, एक्चुअली जब मैं आपसे बात करता हूँ तो उतना खुलापन महसूस नहीं होता उनको, उतना ओपनली और अपने दिल से, जी जान से जो बोलना होता है वो बोल नहीं पाते, या उतना वक्त मिलता ही है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इसके लिए उनको लगा कि आपको
पत्र ही लिखा जाए, लेटर ही लिखा जाए। ये किसको बोल रहे हैं? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि हम लोग कई बार सामने सामने किसी से बातें करते हैं, तो कई बार हमारे दिल में जो बातें होती है पूरी की पूरी हम कह नहीं पाते, कभी भूल जाते हैं, कभी कोई अवसर ऐसा होता है कि हम वहाँ पर वो कहना उचित नहीं समझते, या वो कहीं पर गलत फहमी ना हो जाए ऐसा डर होता है। लेकिन लिखने से हम लोग साफ साफ अपने दिल की बातें अच्छे से कह सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से कह सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये ठान लिया कि मैं लिख कर इनको बता दूं। मी शिकायला सांगलीला होतो. सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे. आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते आणि त्याच्या जवळच एक बाग होती. अब वो उनका इतिहास बता रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, उनकी पाठशाला, उनका स्कूल, उनका कॉलेज वगैरह वगैरह के बारे में। तो स्कूल के बारे में बताते वक्त वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए कहाँ था? सांगली। और सांगली क्या है वो भी बता रहे हैं कि वो महाराष्ट्र का एक गांव है, सांगली जिला है एक महाराष्ट्र का। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते आणि त्याजवळ एक बाग होती। हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा मैदान था, हमारे स्कूल के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, और उस ग्राउंड के बाजू में ही एक बगीचा भी था, एक गार्डन भी था। उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो, हुंदडायचो, झाडांवर चढायचो, पाऊस आला कि त्यात चिंब भिजायचो। मतलब वो जो बगीचा था, उस बगीचे में, इवन उस मैदान में हम लोग बहुत खेलते थे। मनसोक्त मतलब जी भरकर खेलते थे। हुंदड़ायचो, यहाँ वहाँ टहलते थे, घूमते थे, दौड़ते थे, जी चाहे वहाँ घूमते थे। झाडांवर चढ़ायचो, पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे। पाऊस आला कि त्या चिंब भिजायचो, मतलब पाऊस आता तो हम लोग, बारिश आता तो हम लोग उस बारिश में भी पूरे पूरे भीग जाते थे, भीगने का आनंद भी उठाते थे। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरांमधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरीस्थानांवर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। यहाँ निदान का मतलब है एटलीस्ट, कम से कम छुट्टी में ही सही आपने आपके बड़े बड़े शहरों से बाहर निकलकर जो हिल स्टेशन है, थंड हवेचे गिरिस्थान मतलब हिल स्टेशन, जहाँ गिरिस्थान मतलब जो पर्वतीय इलाके में है, जो हिली एरियाज में है, जहाँ ठंडी हवाएं होती है, ऐसी जगह पर आपने जाना चाहिए। किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे, मतलब कम से कम छोटे किसी गांव में तो कम से कम जाकर आना चाहिए। क्यों? उसके लिए वो आगे कह रहे हैं, पक्ष्यांचे चिवचिवणे, थवे न्याहाळणे, तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो। मोकळे आकाश, वाहती नदी आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजराणाच आणत असतात, त्याची मजा तुम्ही लुटली पाहिजे। ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगी। कौन सी? पक्षियों चिवचिवने मतलब पंछियों का वहाँ पे चहचहाना, थवे निहारने मतलब पंछियों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, वो आकाश में उड़ते हुए आपको देखने को मिलता है, एन्जॉय करना होता है उसे, वो आपको मिलेगा। तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकणे, जंगल में अलग अलग जानवर होते हैं, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनकी आवाज़ें अलग अलग होती है, वो आवाज़ सुनने को आपको मिलेगी। हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो। ये सारी बातें बहुत ही एन्जॉयबल होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है, वो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है, आपको मज़ा आएगा ये सब करते हुए। मोकळे आकाश, वाहती नदी आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजराणाच आणत असतात। नजराना मतलब गिफ्ट। बड़े बड़े राजाओं को एक समय बहुत बड़े बड़े लोग या कोई दूसरा राजा आता है मिलने के लिए, तो उनको गिफ्ट स्वरूप या भेंट स्वरूप बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, जवाहरात वगैरह, जेवरात वगैरह, ज्वेलरी, बहुत सारा, वो तो उसको नजराना बोलते हैं। नजराना मतलब गिफ्ट। तो आपको यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि खुला आकाश, बहती हुई नदी और पेड़ आपके लिए एक तरीके से
एंजॉयमेंट का बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आते हैं और वो मजा आपने लूटना चाहिए। आगे वो कहते हैं, माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो. मला खेळायला मात्र आवडायचे आणि बॅडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती. माझ्यापुरते बोलायचे मतलब खाली मेरे बारे में अगर बोलना होगा, अप टू मी ओनली, अगर कुछ कहना होगा मुझे, तो मैं ये कहूँगा कि मैं पढ़ाई में कोई अच्छा लड़का नहीं था. फारसा चांगला नव्हतो, मतलब कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा था पढ़ाई में, ऐसा नहीं था मैं. मला खेळायला मात्र आवडायचे आणि बॅडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती. लेकिन खेल कूद करना मुझे बहुत पसंद था और बैडमिंटन का शौक मुझे बचपन में ही मेरे मन में पैदा हुआ. निराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना. क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग कप और अलग अलग अवार्ड्स लिए हुए मेरे कई सारे फोटोज तो आपने देखे ही है ना. ढाल मतलब शील्ड, यहाँ पे ढाली करके वर्ड है तो एक ढाल एक शील्ड और अनेक ढाली मतलब मेनी शील्ड्स. तो शील्ड भी उस समय दी जाती थी, आज भी कभी कभी कहीं जगह पे दी जाती है आपको कोई टूर्नामेंट जीतने के बाद या कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, तो ट्रॉफी के स्वरूप में आपको वो ढाल दी जाती है. तो ये सारे अलग अलग फोटो आपने मेरे देखे हैं ना. आगे वो क्या कहते हैं वो इम्पॉर्टंट है. सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खेळाडू होऊ शकलो. आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले. मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला. सातत्याने परिश्रम करून मतलब कंटिन्यूअसली कोशिश करके, कंटिन्यूअसली मेहनत करके. उनके मेहनत में एक कंटिन्यूटी थी. सातत्य मतलब हमेशा बिना रुके बिना थके वो मेहनत कर रहे थे. कभी रुके नहीं, वो कभी पॉज नहीं लिया, करते रहे, आराम नहीं किया उन्होंने ज़्यादा. तो इसीलिए वो बोल रहे कि मैं विजेता मतलब विनर प्लेयर बन गया, मैं जीतने वाला खिलाड़ी बन गया. आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले, मतलब इंटरनेशनल जो भी मैचेस थे उस मैचेस में, उन मुकाबलों में उसमें मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया. मतलब आई रिप्रेजेंटेड माय कंट्री, मेरी कंट्री को मैंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे. इंडियन प्लेयर, इंडिया का प्लेयर, इस तरह से मैं वहाँ पे प्ले किया और मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला, जो खेल में ज़्यादातर सर्वोच्च पुरस्कार गिना जाता है, टॉप का अवार्ड या ट्रॉफी गिनी जाती है. तो अर्जुन पुरस्कार भी मुझे मिला. नाउ व्हाट ही सेज इन नेक्स्ट पैरा इज अ मेसेज फॉर ऑल ऑफ यू. तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे. मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडता खेळ असेल तो खेळ असू दे. खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते. कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे, ते खेळ आपल्याला शिकवतात. जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात. देखो क्या बोल रहे कि आपने कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए, कोई ना कोई खेल में आपने इंटरेस्ट रखना चाहिए. फिर वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, जो आपको अच्छा लगता है ना वो खेल आपने खेलना ही चाहिए. खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते. खेल खेलने की वजह से आपके लाइफ में एक अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है. शिस्त मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन. कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे, किसी भी आपके डिफ़िकल्टी के समय में या आपके प्रॉब्लम्स के समय में, किसी भी घटना में आपने उस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना चाहिए. सामना करने मतलब फेस करना,
अगदी हारावे लागले तरी कसे हारायचे? अगर हारने की भी नौबत आपके ऊपर आ जाती है कि अभी हारना ही पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो भी कैसे हारना चाहिए? हारने का भी एक सम्मानजनक स्वरूप होता है, रिस्पेक्टेबली भी आप हार सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? ये सब हमें क्या बताता है? खेळ बताता है. ते खेळ आपल्याला शिकवतात. जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात. अगर जीत गए तो सीधी सी बात है, जीतने की खुशी तो हमें मिलने वाली है ही. नेक्स्ट पैरा में वो क्या कहते हैं? प्रत्येकाने दररोज काहीतरी व्यायाम केलाच पाहिजे. मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका. हर आदमी ने, हर इंडिविजुअल ने हर रोज, दररोज, हर रोज काहीतरी व्यायाम केलाच पाहिजे. कुछ तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए. इसके लिए जिम ही जाना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ तो एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपने करना ही चाहिए रोज. मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका. मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबब या ये कारण आपने नहीं बताना चाहिए, रीज़न नहीं देना चाहिए. वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का? हमें वक्त नहीं है, इसके लिए हम लोग खाना खाना रोक देते हैं क्या? खाना तो खाते ही है ना वक्त निकाल कर. तो वैसे वक्त निकाल कर आपने एक्सरसाइज भी करना चाहिए. दोन्ही जेवणांसाठी कसा बरोबर वेळ मिळतो? दोनों वक्त के खाने के लिए कैसे हमें एकदम सही वक्त मिलता है? कैसे टाइम निकाल पाते हैं हम लोग? मी म्हणतो ते पटते का तुम्हाला? मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब आप ॲग्री हो रहे हो ना? जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षी सुद्धा मला जेवावेसे वाटत नाही. देखो, अगर कुछ भी कसरत या एक्सरसाइज, व्यायाम अगर मैंने नहीं किया होता तो आज मेरी हालत ऐसी होती कि आज मेरा एज 66 का है. तो 66 के एज में भी मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो. तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळांतून कॉलेजात जाल, तस तसा तुम्हाला कमीच वेळ राहणार आहे. पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजेत. आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, स्कूल कॉलेज में जाओगे, स्कूल में से कॉलेज में जाओगे, वैसे वैसे आपको वक्त तो कम ही मिलने वाला है. आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आगे आगे आप बिजी होते जाओगे, ज़्यादा बिजी रहोगे. आज जितने बिजी हो उससे ज़्यादा बिजी हो जाओगे. फिर भी आप लोगों ने व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे. कसरत के लिए, एक्सरसाइज के लिए 1-2 घंटा तो कम से कम आपने निकालना ही चाहिए. मग तो व्यायाम खुल्या मैदानावरील असो, एखाद्या क्लबातील असो किंवा खास व्यायामासाठीच असलेल्या जिममधला असो. फिर वो जो आप एक्सरसाइज करोगे वो खुले मैदान का एक्सरसाइज हो या आप किसी क्लब ज्वाइन करके क्लब में कर रहे हो एक्सरसाइज, या फिर आप किसी खास व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए बनी बनाई जिम में आप जाकर व्यायाम करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन किसी न किसी तरह आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है. ठीक. व्हॉट ही सेज नेक्स्ट. आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजांमध्ये शिकवून येत नसते, होय ना? म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा. आपके ज़िंदगी में हर बात आपको स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाकर नहीं आती. ये सच है ना? हर बात तो आपको वहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती. आपके लिए ज़रूरी बातें पढ़ाई जाती है, लेकिन हर बात वहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती. आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आपको भी खुद को बहुत सारी चीज़ें आपके अनुभव से समझ में आने लगती है.
इसके लिए वो बोल रहे की तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा. टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपले आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना. टेनिस खेलते वक्त कोई बॉल बॉर्डर के अंदर है या बाहर है, रेशा मतलब जो बॉर्डर है बॉर्डर के अंदर है या बाहर है, ये हम खुद पड़ताड़ून पाहतो, मतलब क्रॉस चेक करते या अंदाज़ा लेते हैं और फिर उसके मुताबिक उसको खेलना है या छोड़ देना है वो डिसाइड करते हैं. तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे. बस उसी तरह आपके जीवन में भी, आपके लाइफ में भी अच्छा क्या है अपने लिए और बुरा क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए. म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, स्वावलंबी झाले पाहिजे. मतलब ही ये है कि आपको खुद ही के ऊपर निर्भर होना सीखना जरूरी है. खुद के ऊपर डिपेंड रहो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी झाले पाहिजे. स्वावलंबी मतलब डिपेंडिंग ऑन आवर ओन सेल्व्स, हमारे खुद के ऊपर ही, आवर सेल्व्स अपने ऊपर ही हमने डिपेंड रहना चाहिए. आता आपण तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये प्रवेश करत आहात. संपर्क माध्यमे, दळणवळण आणि संदेशवहनाचा आवाकाही वाढतो आहे. आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकते. तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियाशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका. येत्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा. सप्रेम तुमचा आजोबा. क्या बोल रहे, आता आपण तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये प्रवेश करत आहात. सहस्त्रक, एक सहस्त्र मतलब 1000, 3 सहस्त्र मतलब 3000. तो तीसऱ्या सहस्त्रकामध्ये हजारों का जो साल है, हजारों साल जिसमें आते हैं, ऐसे तीसरे सहस्त्रक में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे. संपर्क माध्यमे, दळणवळण आणि संदेशवहनाचा आवाकाही वाढतो आहे. संपर्क माध्यमे मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करने के जरिए या जो मीडियम है वो बढ़ रहे हैं. दळणवळण मतलब ट्रैफिक, आना जाना, यातायात, और संदेशवहन और मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाना, ये सारा अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है. उसका आवाका बढ़ रहा है, उसका स्कोप बढ़ रहा है. आता आपल्या घरी घर बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकते. अब आपको घर बैठे हमें जो चाहिए वो जानकारी ईमेल से या इंटरनेट के थ्रू मिल सकती है. तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियाशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका. और फिर भी आपका आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल फेस टू फेस, आपने उनसे मिलना चाहिए, उनसे रिलेशनशिप कायम रखना चाहिए. ओनली सोशल मीडिया के ऊपर हाय बाय नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल बढ़ रहा है. हम लोग सोशल मीडिया पे ही आजकल किसी का बर्थडे है तो विश करते हैं, न्यू ईयर है तो विश करते हैं, फेस्टिवल है तो विश करते हैं. हम लोग बात नहीं करते, हम लोग इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ बात नहीं करते. तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो वो कांटेक्ट जो है आपका, पर्सनल कांटेक्ट है किसी के भी साथ, वो टूटने मत दीजिए. येत्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा. आने वाले सहस्त्रक के लिए, मतलब जो हजारों सालों का एक नया एक एरा आ रहा है, एपिक आ रहा है, युग आ रहा है, उसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका प्यारा ग्रैंडफादर. तो एक जैसे उन्होंने उनके ये ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए लेटर लिखा है, तो वैसे ये संदेश आप सभी के काम का है. इसलिए ये आपको लेसन के स्वरूप में ये लेटर पढ़ने के लिए दिया है. यहाँ अपना ये लेसन खत्म हो जाता है. थैंक यू.